हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो आपने मेरा देखा होगा, रिट एग्जाम 2018 का वीडियो मैंने बनाया था। उस वीडियो से ही कनेक्ट हुआ ये वीडियो है, क्योंकि उसके अंदर मैंने 30 क्वेश्चन में से 20 तो जो मैथ के क्वेश्चन आए थे वो मैंने आपको करवा दिए। उसके अलावा जो 10 क्वेश्चन बच गए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और टीचिंग मेथड के, वो वीडियो में आज आपके लिए लेकर आया हूँ। वीडियो में 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन के अंदर 4-4 ऑप्शन है, और सभी ऑप्शन पे जो भी वर्ड है, जैसे विश्वसनीयता हो गया, साध्यता हो गया, वैधता हो गया और वैलिडिटी, मतलब सब कुछ, आगमनात्मक विधियां हो गई, निगमनात्मक हो गई, संश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक, सभी विधियों को भी एक्सप्लेन करूंगा साथ साथ में। ये नहीं कि ऑप्शन बताया और बात खत्म, क्योंकि साइकोलॉजी में आप अगर वीडियो को पूरा देखोगे मेरा ये वाला, तो आपको कंसेप्ट भी साथ साथ में क्लियर हो जाएगा। और पिछले वीडियो में भी मैंने आपको जो भी, अगर आप सीटेट, रिट और एनवीएस, केवीएस, डीएसएस भी, या फिर आर्मी पब्लिक स्कूल की भी स्पेशल तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपको वो वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि मैंने उसके अंदर ऐसे ऐसे सभी क्वेश्चन लिए, सिलेबस से रिलेटेड एनसीईआरटी बेस्ड सॉल्यूशन मैंने उसके अंदर डाला है, और सभी क्वेश्चन मैंने 4-4 ऑप्शन पे चर्चा की करके आपको समझाया है। और परसेंटेज से रिलेटेड भी कई क्वेश्चन है जो कि आपके लिए एग्जाम में सीजीएल एग्जाम में भी कई क्वेश्चन आए हुए हैं, एसएससी सीजीएल में, ऐसे भी क्वेश्चन आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए उस वीडियो पे भी जाइए, उसको भी शेयर कीजिए। तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। तो चलिए, जो कि 98 नंबर का क्वेश्चन है, वो फर्स्ट नंबर का है। उसमें देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में हमें ये बता रहा है, निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा है। तो प्रश्नों की सीमा है से मतलब है कि मतलब उसके यहाँ से लिमिटेशन को शो कर रहा है कि मतलब उससे आगे क्वेश्चन जाने में असमर्थ हो जाता है, मतलब उससे आगे हम क्वेश्चन को प्रदर्शित या एक्सप्लेन करने में भी पॉसिबल, मतलब डिफ़िकल्टी फील करते हैं। तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन हैं, उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अनुमान लगाना। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों में अनुमान लगाया जा सकता है, सही बात है, क्योंकि कई बार हम ऑप्शन में अपने दिमाग से तुक्के भी लगा देते हैं तो भी अपना आंसर सही हो जाता है। तो ये भी इसकी लिमिटेशन को शो कर रहा है। दूसरा देखिए, निर्माण में कठिनाई। जी हाँ, ऐसे क्वेश्चनों में निर्माण में कठिनाई होती है। आपने देखा भी होगा, कोई पेपर तैयार होता है तो ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन आते हैं जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, तो उनमें कितनी हार्डनेस होती है, क्योंकि सभी ऑप्शन चूज करने पड़ते हैं, और ऑप्शन भी ऐसे जो कि एक दूसरे से अलग हो, बिल्कुल ही डिफरेंट हो, और घुमाए हुए भी क्वेश्चन हमें ऑप्शन देने पड़ते हैं, जिससे कि स्टूडेंट को करने में थोड़ा माइंड लगाना पड़े। तो देखिए ये भी इसकी लिमिटेशन हो गई है। थर्ड देखिए, जटिल प्रक्रियाओं को माप न सकना। ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन आते हैं, उनमें हम हार्डनेस को ज़्यादा, मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को ज़्यादा नहीं माप सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो कि निबंधात्मक प्रश्न में जितना अपन क्वेश्चन की जटिलता को माप सकते हैं, उतना ऑप्शनल में नहीं माप सकते हैं, क्योंकि उनमें एक क्वेश्चन में हमें हमारे माइंड में जो कुछ होता है वो निबंधात्मक प्रश्न में वो सब कुछ हम शो करते हैं, जबकि इनमें यहाँ पर इसकी लिमिटेशन को शो कर रहा है, सी वाला ऑप्शन भी। तो सभी क्वेश्चन इनकी लिमिटेशन को शो कर रहे हैं। तो लास्ट का डी वाले ऑप्शन में इसने लिखा था उपरोक्त सभी, तो अपना आंसर यही हो जाएगा, डी का उपरोक्त सभी। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा 99 का क्वेश्चन, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है। औपचारिक कक्षा व्यवस्था मतलब फॉर्मल क्लासरूम होते हैं ना, उनको बोलते हैं औपचारिक कक्षा व्यवस्था। इनके अंदर 4 ऑप्शन आए थे, आगमनात्मक, निगमनात्मक, प्रायोजना, विश्लेषणात्मक। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता दिया था कि मैं साथ साथ में आपको इन विधियों के बारे में भी बताऊंगा कि ये विधियाँ क्या होती है, पता कैसे चलता है कि इस क्वेश्चन में ये विधि लग रही है, या फिर हमें ये पूछ ले कि इस विधि के गुण बताओ, तो कैसे बताओगे। देखिएगा आगमन विधि के ध्यान से सुन लो। आगमन का अपोजिट ही तो निगमन होती है, तो आगमन का सुन लो, फिर निगमन का उसका अपोजिट कर देना। आगमन में क्या होता है, पहले तो कोई उदाहरण दे देते हैं, उसके बाद नियम बनाते हैं। जैसे मैथ में कोई उदाहरण समझा दिया, उसके बाद आपको एक फॉर्मूला बता दिया। विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं, सरल से कठिन की तरफ चलते हैं, मतलब लेवल को सरल करता है पहले, उसके बाद में हाई लेवल पे जाते हैं, मतलब कोई एजुकेशन समझा के धीरे धीरे स्टेप वाइज आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिससे कि स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आए। अगर स्टार्टिंग में कठिन क्वेश्चन दे देंगे तो लेवल ऊपर के चला जाएगा और आसानी से, मतलब उसको डिफिकल्टी फील होगी। तो ये विधि बहुत ही अच्छी विधि होती है आगमनात्मक। और देखिए इसके अंदर एक क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात, मतलब हमें जो चीज़ पता होती है वो तो हम पहले पुट करते हैं, उसके बाद एक नया ही प्रोसेस या नया ही आंसर खोज के निकालते हैं। और एक देखिए मनोविज्ञान से तर्क की ओर, ये विधि क्या होता है, इसमें मनोविज्ञान से हम तर्क की तरफ चलते हैं। तो ये विधि पूर्णतया क्या होती है, मतलब चाइल्ड के ऊपर ही पूरी तरह निर्भर होती है, बाल केंद्रित विधि होती है, ये बहुत अच्छी विधि है, ठीक है।
इसमें क्या होता है, रटने की बजाय समझने पे ज़्यादा बल दिया जाता है। स्टूडेंट्स क्या अपने दिमाग से ज़्यादा इस चीज़ों को समझता है, तो इस विधि को बोलते हैं आगमनात्मक विधि। तो ऐसी विधि क्लासरूम में आसानी से क्या कर सकते हैं, टीचर यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो फॉर्मूले मेथड यूज़ करने होते हैं, वो आसानी से हो जाता है। फिर बात आती है निगमनात्मक। निगमनात्मक इसका उल्टा होगा, ये भी क्लास में आसानी से यूज कर सकते हैं। फिर देखिए प्रयोजन और विश्लेषणात्मक, दो बच गए। विश्लेषणात्मक देखिए सुन लीजिए क्या होता है। विश्लेषणात्मक मतलब किसी भी क्वेश्चन का विश्लेषण करना, उसको ज़्यादा तरीके से मतलब अच्छे से एक तरह से एक्सप्लेन करना, ही विश्लेषण विधि के अंतर्गत आता है। तो ये भी क्लासरूम में एक टीचर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, उसको किसी भी संसाधन की या फिर किसी भी साधन की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसके लिए। ये भी क्लासरूम में हो जाता है, चाहे वो किसी भी टाइप की क्लास हो, डिजिटल हो या फॉर्मल हो। अब देखिए प्रायोजना। प्रायोजना विधि के अंदर क्या होता है, प्रोजेक्ट हो गया, चार्ट हो गया, जैसे स्लाइड प्रोजेक्टर, ये सब इनसे शिक्षण मतलब इनसे टीचिंग कराई जाती है, जो कि आजकल डिजिटल क्लासरूम में आपने देखा भी होगा। तो ये चीज़ें क्या है कि इसमें फॉर्मल क्लासरूम के अंदर आसानी से मतलब कठिनाई होती है, अगर यूज करते हैं तो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं ये चीज़ें। तो यही इसका आंसर होगा। इसमें यही पूछा था, निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चनों की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से सभी आपको सभी ऑप्शन के बारे में एकदम से बता दिया है, तो इनसे रिलेटेड अगर एग्जाम में आगे क्वेश्चन आते हैं तो भी आप इन वीडियो को कर सकते हो। यही विधियाँ होती है मोस्टली, आगमन निगमन इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे। निम्नलिखित में से गणित की भाषा है, देखिए बात कर रहा है गणित की भाषा की। तो देखिए इसके अंदर इसने 4 ऑप्शन दिए थे, संकेतात्मक, राष्ट्रीय, जटिल और वैदिक। तो बात देखिए भाषा की आ रही, तो राष्ट्रीय तो वर्ड से पता चल रहा है कोई भाषा नहीं है, जटिल तो गणित की भाषा बिल्कुल ही नहीं होती है। अब यहाँ पे मामला अटक गया संकेतात्मक और वैदिक में। देखिए संकेतात्मक और वैदिक, वैदिक का मैथ का नाम सुनते हैं वैदिक, क्योंकि मैथ में वैदिक यूज वर्ड भी यूज होता है। वैदिक मैथ हम पढ़ते हैं, वैदिक सूत्र भी होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, निखिलम हो गया, उद्धृवत्रीय भी हम कई फॉर्मूले होते हैं। अब देखिए अब बात आ गई इन दोनों में से आंसर कौन सा आएगा। देखिए वैदिक साइकोलॉजी में यही होता है, 2 ऑप्शन पे जाके क्वेश्चन अटक जाता है और 2 तो अपने को ऐसे पता लग जाता है, तो गलत है। तो वैदिक तो देखिए गणित का एक क्या है, प्रकार है, न कि कोई भाषा है उसकी, तो ये तो प्रकार हो गया। ठीक है, जैसे अलजेब्रा होती है वैसे ये भी गणित का प्रकार वैदिक है। देखिए संकेतात्मक क्या होता है, सिंबल। सिंबल देखिए सिंबल ये होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पाई, ये इसके सिंबल होते हैं। और भी कई सिंबल होते हैं मैथ के अंदर, बहुत सारे ब्रैकेट हो गए, स्मॉल ब्रैकेट हो गया, मंजिला ब्रैकेट हो गया और बिग ब्रैकेट हो गया, ये सभी मैथ के सिंबल है। तो इन सिंबलों के बिना मैथ पॉसिबल नहीं होती है, तो यही गणित की लैंग्वेज होती है। तो इसका ऑप्शन ए इज ए राइट। ठीक है, तो 100 वाले इस पर्सन का ऑप्शन हो जाएगा ए। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चनों की सीरीज को। आपको सभी ऑप्शन इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ताकि आप इन 10 प्रश्नों के अंदर ही बहुत सारे क्वेश्चन सीख सको और बहुत सारे मेथड भी आपको पता चल सके टीचिंग के। चलिए आगे चलते हैं। 101 का देखिए, निम्न में से सही मायनों में गणित है, क्या बोल रहा है, गणित है। अब देखिए सही मायनों में बात आ जाती है, साइकोलॉजी में क्या होता है, आंसर तो थोड़े बहुत सभी मिलते जुलते होते हैं, लेकिन बेस्ट आंसर चूज करना पड़ता है। देखिए मूर्त और अमूर्त क्या होते हैं। मूर्त जो हमारे हम उसको फील कर सकते हैं उसको बोलते हैं मूर्त, मूर्त रूप में हो कोई भी चीज़। और अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट होता है जिसको अपन फील नहीं कर सकते, मतलब कल्पना के रूप में भी उसको बता सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट हो गया। ये तो 2 प्रकार हो गए। अब देखिए भौतिक फिजिक्स में भी मैथ आती है, आपको पता है, ये हो गया रिलेटिविटी। इसके अंदर ये दोनों फिजिक्स थोड़ी बहुत आती है इसके अंदर, तो ये दोनों क्या होता है ऑप्शन में इसके सही मायनों में ये गणित नहीं है। ठीक है, इसके अंदर यूज होता है हालांकि, लेकिन ये सही मायनों में गणित ये दोनों नहीं है। अब बात आके अटक गई इन दोनों पे, मूर्त या अमूर्त। क्या हम जिनको मतलब फील कर सकते हैं वही सही मायने में गणित है, या जिनको नहीं कर सकते वो सही मायने में गणित है। अब देखिए मैथ में अपन सभी क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसे कि 6 मजदूर हो गए, उन्होंने इतने टाइम में ये किया, या फिर एक व्यक्ति ने बैंक से इतना ब्याज लिया तो उसका कितना मूलधन था, ये सब कुछ होके मतलब अमूर्त रूप में ज़्यादा अपन मैथ को क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट साइंस होती है मैथ, रियल रूप में अगर उसको अपन एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए भी इसका रॉन्ग है, तो ठीक है बी इसमें कर लेना 101 वाले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित की तार्किकता की विशेषता निम्नलिखित में से नहीं है। तार्किकता का नाम समझ के आ गया होगा आपके माइंड में, रीजनिंग को बोलते हैं तार्किकता। ठीक है, इसकी विशेषता इनमें से नहीं है। देखिए बेसिक सी बात है, ऐसे क्वेश्चनों में शुद्धता होना बहुत ज़रूरी है, एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है, मौलिकता भी बहुत ज़रूरी है, ओरिजिनलिटी। ठीक है, अब बात आ गई आगे क्या लिखा हुआ है, 2 ऑप्शन, परिणाम की निश्चितता
और विषय निष्ठता। अब परिणाम की निश्चितता के बगैर तो क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, ठीक है। परिणाम निश्चित होने चाहिए किसी भी क्वेश्चन के, तो ये भी इसके अंदर राइट है। अब बात आएगी विषय निष्ठता। इसका रीजनिंग के अंदर इतना रोल नहीं होता है विषय निष्ठता का, सब्जेक्टिविटी का, तो ये ऑप्शन इसकी विशेषता नहीं है। बाकी तीनों इसकी विशेषता थे, अगर थे पूछते तब तो ये तीनों में से कोई ऑप्शन आता तो उसको राइट कर देते। इसने पूछा नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से समझा कीजिए, अगर आप नहीं आपने वर्ड नहीं पढ़ा तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। नहीं है इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका आंसर डी। अगर है पूछता तो तीनों में से कोई भी ऑप्शन होता तो राइट हो जाता, या फिर यहाँ पे उपरोक्त सभी लिखा होता तो भी डी का अपन करते, अगर नहीं होता तब क्वेश्चन में, तो ठीक है डी ऑप्शन इसमें कर लेना। चलिए आगे 103 का देखिए, निम्नलिखित में से विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये मतलब वही बात आ गई है, बेस्ट आंसर चूज करना है। सर्वाधिक पूछ लिया तब 4 ऑप्शन है, और मौखिक और लिखित आपको बता दूं, जिन आंसर को हम बोल के शो कर सकते हैं उनको मौखिक कहते हैं, और जिनको लिख के एक्सप्लेन करते हैं उनको लिखित कहते हैं। तो देखिए मौखिक की बात हो रही है यहाँ पर, तो हमें लिखित से मतलब नहीं है। तो ये मानसिक क्रियाओं का विकास करती है, ठीक है, प्रक्रियाओं का समय भी बचाती है। मौखिक जब हम कोई बात बताते हैं तब क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तब पेन पेंसिल की तो हमें आवश्यकता होती ही नहीं। इसमें ये बात भी सही कही है इसने, मौखिक रूप से प्रश्न को हल करते हैं, ये बात भी सही की है। तो अब इसमें अपने को आंसर कौन सा होगा, देखिए आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जैसे मैंने आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछा, या फिर कोई एज ए स्टूडेंट आप उसको समझ लीजिए। जैसे मैंने बोला आपको कि एक सर्किल की सरकमफ्रेंस मतलब परिधि बताओ, जबकि उसकी मैंने आपको रेडियस बता दी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप माइंड में कैलकुलेशन करोगे, फॉर्मूला लगाओगे 2πr 2 × 22/7 × 7, तो 7 से 7 कट दोगे, और 22 को 2 से गुणा करोगे तो 44। आप मुझको मन में काउंट करके ये चीज़ें बता दोगे। तो इससे आपको देखो बेसिकली बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, आपकी मानसिक प्रक्रियाओं का विकास हो रहा है, आपकी सोचने की सब शक्ति एक डेवलप हो रही है मैथमेटिक्स के अंदर। तो बेसिकली इसका आंसर होगा फिर इस तरह से ए वाला, ठीक है। बाकी सब चीज़ें भी इसके अंदर होती है, लेकिन हमें इसको क्या बोल रहा है, विद्यार्थी के लिए क्या महत्व है इसका, ठीक है। क्योंकि समय तो सभी के लिए बचाती है मौखिक चीज़ें, आपको पता है। जब अपन एक तो कुछ चीज़ लिखते हैं और एक बोलते हैं, तो बोलने में तो सभी का समय बचता है। एज ए स्टूडेंट पूछ रहा है इसके अंदर, तो इसका आंसर आएगा ए मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना एवं दूरसंचार तकनीकी उपकरण विशिष्ट तौर पर, मतलब इनमें से उपकरण दिए हुए, इनमें से कौन सा उपकरण ग्राफ तथा ज्यामितीय शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है? किसमें? ग्राफ तथा ज्यामितीय शिक्षण में। तो देखिए ऑप्शन पे देखते देखो, टेलीविज़न को तो आप देखते ही कट कर दो, क्योंकि टेलीविज़न इसमें कहीं यूज़ नहीं हो रहा जियोमेट्री के अंदर। अब बात आ गई स्लाइड प्रोजेक्टर और एलसीडी प्रोजेक्टर, इन दोनों का भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर हमें विशेष तौर पर बात कर रहा है ग्राफ के रूप की। तो इसके अंदर सी वाला ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड मतलब अंतःक्रियात्मक श्वेतपट। ये ऐसा उपकरण होता है, इसके अंदर आप ग्राफ और जियोमेट्री के शिक्षण को बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको समझा सकते हो स्टूडेंट को। तो ये उपकरण इसके अंदर सर्वाधिक उपयोगी है, तो सी वाला ऑप्शन इसमें राइट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 105 का क्वेश्चन, 8 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचेंगे। विद्यालय में ज्यामितीय पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्नलिखित के पश्चात किया जाना चाहिए। ज्यामिति पढ़ाने की बात कर रहा है, तो संश्लेषणात्मक मैंने आपको बता दिया, किसी भी आंकड़ों को या किसी भी क्वेश्चन के फॉर्मूलों को इकट्ठा करना। जैसे कि फैक्टर तो होता है विश्लेषण करना, फैक्टर निकालो, फैक्टर निकालने के बाद उसका एक समीकरण बनाना, वो था उसका संश्लेषण करना। तो संश्लेषण विधि का प्रयोग करने के बाद की बात कर रहा है, तो आंकड़ों को जब आप इकट्ठा कर लोगे या फिर किसी क्वेश्चन को मान लो आपने क्या कर लिया, पहले तो एक समीकरण फैक्टर से आप उसने समीकरण बना ली, फिर आपको दोबारा उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो आप उसके बाद कौन सी विधि का यूज़ करोगे? विश्लेषण की। अब देखिए ये तो हो गई। अब बात आ रही है ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग कैसे हुए। देखिए आगमन विधि और ये निगमन मैंने आपको बता दी थी, ये टीचिंग मेथड है, इनका इनमें विश्लेषण संश्लेषण विधि के बाद प्रयोग करने का कोई मतलब नहीं है। इनका तो अपन सेपरेट भी यूज़ कर सकते हैं। और संश्लेषण तो ऑटोमेटिक ऐसे रॉन्ग हो गया, क्योंकि एक विधि के बाद का प्रयोग कर रहा है, तो उस विधि के बाद उसी विधि का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो इसका आंसर सी होएगा जी, राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो चलिए 9th नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा, एक स्टेप छोड़ना मत बीच में, वरना क्वेश्चन आपका अधूरा रह जाएगा। देखिए ऊपर रह गया था जो क्वेश्चन आया था 9 नंबर का। निम्नलिखित में से कक्षा में गणित शिक्षण के उद्देश्यों की सटीक विशेषता नहीं है। क्या बोल रहा है? नहीं है। अब देखिए इसके अंदर 4 ऑप्शन आए थे। जीवन से संबंधित होना चाहिए,
व्यावहारिक पदों में होने चाहिए, परीक्षण योग्य होने चाहिए, विशिष्ट होने चाहिए। तो 4 ऑप्शन इसने अपने को बताए थे। अब देखिए 4 ऑप्शन की बात आ गई, तो ये पहले आप ध्यान दीजिए क्या बता रहा है, नहीं है। तो देखिए परीक्षण क्लासरूम में जब गणित शिक्षण कराते हैं तो टेस्टेबल तो होना ज़रूरी है, परीक्षण योग्य, तभी तो उसका आकलन होगा हमें। अब देखिए ये तो है। अब देखिए नहीं की बात आ गई। देखिए विशिष्ट होने चाहिए। विशिष्ट मतलब उद्देश्य तो नॉर्मल भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सभी उद्देश्य विशिष्ट ही हो। जीवन से संबंधित होने चाहिए, व्यावहारिक पदों में होने चाहिए। अब सभी उद्देश्य जीवन से संबंधित भी नहीं हो सकते, हालांकि मैथ में जीवन से संबंधित इसलिए बता रहा है ये, और व्यावहारिक भी इसलिए बता रहा है जैसे अपन कोई भी परसेंटेज वगैरह निकालते हैं अपनी डेली लाइफ में, अपन कोई हिसाब किताब करते हैं, उनसे भी उनके उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। तो सटीक विशेषता नहीं है, इसलिए सभी ऑप्शन में इसमें इन 2-3 ऑप्शन में थोड़ा कन्फ्यूजन था, इसलिए बोर्ड ने भी इस पूरे क्वेश्चन के अंदर क्या दे दिया था, बोनस मार्क्स दे दिया था। मतलब सभी चाहे कोई भी ऑप्शन कोई भी करके आया हो इनमें से कोई सा भी, सभी को इसके अंदर मार्क्स से मिले थे। तो चलिए ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया था इसके अंदर बोनस मार्क कैसे मिले हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यदि एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षकों से मतलब एग्जामिनर जो हमारी नोटबुक चेक करते हैं से गणित के परीक्षण में 80 में से 42 अंक समान रूप से प्राप्त करता है, तब यह परीक्षण की कौन सी विशेषताएं दर्शाता है। देखिए 4 ऑप्शन है, सभी ऑप्शन के बारे में बताऊंगा, कौन सा ऑप्शन कहाँ क्या आता है और कौन सी उसकी विशेषता होती है और पता कैसे चलता है इस ऑप्शन का, ये मतलब होता है। देखिए पहला था वस्तुनिष्ठता, दूसरा था वैधता, तीसरा था विश्वसनीयता और चौथा था प्रैक्टिबिलिटी यानी कि साध्यता। देखिए वस्तुनिष्ठता की बात करते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठता देखिएगा, वस्तुनिष्ठता से नाम देखते ही ऑब्जेक्टिविटी मतलब ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, उनको वस्तुनिष्ठ बोलते हैं, जिनमें हमारे पास ऑप्शन हो करने के। अब देखिए अगर 80 में से 42 आ रहे हैं, मैंने मान लो आपने 42 क्वेश्चन किए हैं ओमार सीट में, तो सभी क्वेश्चन आप चाहे उन नोटबुक को कहीं भी चेक करवा लो, आपके आंसर सही सेम ही मिलेंगे। निबंधात्मक प्रश्न तो है नहीं कि टीचर अपनी मेंटेबिलिटी के हिसाब से उसको आपको आधा मार्क्स कम दे दिया, किसी ने आधा ज़्यादा दे दिया, तो ये इसके अंदर नहीं होता। वस्तुनिष्ठ परीक्षण इसकी विशेषता को शो कर रहा है। अब देखिए वैधता और विश्वसनीयता। देखिए विश्वसनीयता की बात कर लेते हैं एक बार। विश्वसनीयता का मतलब होता है ऐसा प्रश्न पत्र जिसमें त्रुटि की संभावना न के बराबर हो, मतलब त्रुटि हो ही न, और जिसपे पूरा विश्वास किया जा सके। तो ऐसा प्रश्न पत्र जिसमें चाहे टीचर कोई भी चेक करे उसके अंदर समान ही अंक उसको दे, उसकी मेंटेबिलिटी से वो प्रश्न पत्र या फिर उसके जांच करने वाली नोटबुक प्रभावित न हो, तो ऐसा प्रश्न पत्र भी इसी को शो करेगा, क्योंकि इसी से उसको समान रूप से अंक प्राप्त होंगे। अब वैधता और साध्यता। देखिए वैधता का मतलब होता है जिस उद्देश्य के लिए प्रश्न पत्र बनाया गया है उसकी वैधता को पूरी कर रहा हो, तो ये इसके अंदर नहीं होगा, और साध्यता भी इसके अंदर नहीं होगा। तो इसके अंदर ए और सी 2 राइट बता दिया मैंने, तो बोर्ड ने भी इस क्वेश्चन के अंदर ए और सी दोनों ही माना था। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि प्रश्न पत्र के ऊपर ऑप्शन पे आपत्ति लग जाती है, तो जब बोर्ड पे दोबारा चेक होते हैं प्रश्न पेपर, तो उसके अंदर जितने भी आंसर सही होते हैं उसका फ़ायदा हमें मिल ही जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सभी पूरा प्रश्न पत्र मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया है, और मेन बात ये कि इसके अंदर मैंने आपको साथ साथ में टीचिंग मेथड वगैरह भी समझा दिए हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन करवाए हैं, जो मेन विधियाँ बता दी आपको, सभी विश्वसनीयता हो गया, वर्ड हो गए, कोई भी जो हार्ड वर्ड आए सभी के मतलब मैंने आपको बताए हैं। तो 10 क्वेश्चन के अंदर आपको 40 क्वेश्चन आराम से इसके एक्सप्लेन हो गए हैं स्टूडेंट्स। तो ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा होगा, आई होप, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो इज ओवर। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सभी एक एक वर्ड पे अपने डिस्कस किया, और आपने अगर वीडियो पूरा देखा है तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। साइकोलॉजी में एग्जाम में क्वेश्चन चेंज आ सकते हैं, लेकिन विद्या और कंसेप्ट वही आते हैं। आगमनात्मक, निगमनात्मक, ये सभी विद्या बार बार एग्जाम में सीटेट में भी होती है और बार बार एग्जाम में रिपीट होती रहती है। तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम या फिर टीचर की तैयारी कर रहा है, सभी के साथ इस वीडियो को भेजिए। 2nd ग्रेड हो गई, 1st ग्रेड हो गई, 3rd ग्रेड या फिर सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।